फिजिक्स 9th का है चैप्टर मोशन पार्ट 18। व्हाट इज एक्सेलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं। बात है छोटी, लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में जल्दी यह बात नहीं घुसता है, इसके पीछे कारण है। तो इससे पहले तू लोग त्वरण को, एक्सेलरेशन को कैसे समझोगे। तो मोटरसाइकिल लगभग सब चला रहे हो, एक्सेलरेटर होता है मोटरसाइकिल में। जिस समय चढ़े रहते हो तो कहते हो गाड़ी को एक्सेलरेट करो, यानी गति को बढ़ाओ, कहते हो ना। तो एक्सेलरेट से बनता है एक्सेलरेशन। फिर भी इसको समझने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझना है, परिवर्तन की दर किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, बतला सकते हो प्रिंस। क्या इसी से मतलब प्रति दर चेंज होता है। परिवर्तन का दर, परिवर्तन मतलब बदलना, दर मतलब होता है रेट। जैसे देखना, बैंक भी ब्याज पर पैसा पब्लिक को देती है, तो कहते हैं ब्याज का रेट क्या है, यानी ब्याज का दर क्या है। बैंक ब्याज लेती है ना, पैसा लोन पर देती है बैंक, तब पर भी ब्याज लेती है। अगर बैंक में पैसा रखो तो उल्टा बैंक ब्याज देता है। तो ब्याज का दर क्या रहता है, जैसे इसको ऐसे भी, हाँ, 100 रुपया बैंक अगर देती है तो 100 रुपया का 12 महीने में ये बोलती है हम 8% मेरा ब्याज का दर है, यानी 100 रुपया में 8 रुपया लेंगे, कितने में, 12 महीना में। तो कहेंगे बैंक का ब्याज का दर 8% सालाना है, यानी साल में बैंक 8% यानी 100 रुपया देगी तो उस 100 रुपया पर 8 रुपया इंटरेस्ट लेगी। जनरली गांव घर का माहौल कैसा होता है, तो लोग 4% महीने पर देता है। यानी अगर कोई 2000 रुपया कोई दे रहा है तो बोलेगा हम 4% तुमको मंथली लेंगे, यानी एक महीना में 4% ब्याज का ये दर है। कैसे ब्याज लेंगे, तो ब्याज का दर क्या है पूछोगे, किसी से पैसा लेना है 2000 लिया, उसका कहना है ब्याज का दर 4% है मंथली, यानी 4%, 100 में 4 रुपया लेंगे एक महीना में, इसीलिए 2000 में तो एक नियम से निकालोगे तो 80 रुपये महीना इसका ब्याज हो गया। लेकिन ब्याज का दर कितना हुआ, 4% हुआ, 100 में 4 रुपया, तो ब्याज का दर। उसी तरह परिवर्तन का दर, तो इसका क्या अर्थ हुआ, मान लो किसी महीना का 1 तारीख से 6 तारीख तक का ये हम लिखे हैं, ठीक है। एक महीना में 30 दिन, तो हम 6 दिन पर ही उदाहरण देते हैं। जनरली देखना, गोभी आता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो कैसे रहता है, 100 रुपये किलो रहता है। डीपी दुर्गा पूजा के टाइम में रहता है ना। तो मान लो ये अक्टूबर का महीना का 1 तारीख, दूसरा से लेकर के 6 तारीख तक है, समझ गया। 1 तारीख को गोभी था 10 रुपये किलो, 2 तारीख को हो गया 12 रुपये किलो, 3 तारीख को हो गया 14 रुपये किलो, 4 तारीख को हो गया 16 रुपये किलो, इसी तरह से 5 को 16 2 18 रुपये किलो, 6 को हो गया 20 रुपये किलो। यहाँ तो परिवर्तन दर, हाँ, प्रति केजी ये लिखा हुआ है। दर मतलब दाम हुआ। नहीं, क्या हुआ आप समझ जाओगे, इसी उदाहरण को देखो ना। रेट, RATE, इसका हिंदी होता है दर। तो परिवर्तन का दर का क्या अर्थ हुआ, 1 अक्टूबर को गोभी था 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन से इसका संबंध है। 2 तारीख को हो गया 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 3 तारीख को 14 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरह 6 दिन में गोभी के दाम का परिवर्तन का दर कितना है। परिवर्तन का दर का अर्थ हुआ प्रति किलोग्राम। देखो 2 रुपया बढ़ रहा है पर डे, हाँ, हम लोग कहेंगे परिवर्तन का दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिदिन है, समझ रहा है। डेली के हिसाब से 2 रुपये बढ़ रहा है, तो परिवर्तन का दर जब ये कहेंगे तो दर में यूनिट आएगा 1। जैसे 1 का अर्थ ये हुआ, ये 1 किलो पर दिखलाया गया है। अगर मान लो
ये 10 रुपया में किसी दिन 2 किलो देगा, 10 रुपया में 2 किलोग्राम गोभी देगा तो 5 रुपये किलोग्राम न हो गया। तो परिवर्तन का दर यानी प्रति किलोग्राम कितना रुपया से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये कहलाएगा परिवर्तन तो हो रहा है। तो परिवर्तन का दर क्या है, यानी इकाई पर निकालना है दर। अगर मान लेते हैं हम लोग सप्ताह का काउंटिंग करें, गन्ने का उत्पादन देश में कम हुआ है जिसके कारण चीनी का रेट, चीनी बनता है न गन्ना से, चीनी का रेट बढ़ रहा है। तो जनवरी, जैसे जनवरी में 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, समझ गया। फरवरी में हो गया फिर 30 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी तरह मार्च में हो गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। एक ले लो अप्रैल तक का, अप्रैल में हो गया 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ये चीनी का रेट है, चीनी का मूल्य। तो मूल्य का अर्थ होता है जब कभी भी मूल्य बतलाओगे कोई कहेगा चीनी का रेट बतलाओ, रेट का मतलब दर, RATE। तो तू क्या कहोगे, 5 रुपया में 5 किलो चीनी का दाम 25 रुपया है। कोई कहेगा चीनी का रेट बतलाओ, यानी चीनी के मूल्य का दर बतलाओ, चीनी का दर बतलाओ। तो मतलब क्या कहोगे, जब भी कहोगे प्रति किलोग्राम पर कहोगे। दर मतलब प्रति किलोग्राम। हाँ, रेट मतलब इकाई में, प्रति में यानी 1 किलोग्राम का कहना होगा। एक क्या है, इकाई है, यानी कि दर में इकाई का। हाँ, इकाई हमेशा निकालना होगा। अब देखेंगे कोई व्यक्ति 30 रुपया में लाया है, ये जनवरी में 20 रुपया में कोई 1 किलो लिया है, 1 किलोग्राम, ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तो कोई 1 किलोग्राम लिया। और ये जो है 60 रुपया में 2 किलोग्राम लिया, ठीक से समझो। ये जो है 80 रुपया में मार्च में 4 किलोग्राम लिया। ये मान लो 100 रुपया में 5 किलोग्राम लिया अप्रैल में। तो 20 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया कोई रुपया में तालमेल नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो तो 2 किलोग्राम लिया फरवरी में 60 रुपया में, तो 1 किलोग्राम 30 रुपया में। तो जनवरी का रेट क्या था, दर चीनी का 20 रुपया प्रति किलोग्राम। फरवरी में 60 रुपया में 2 किलोग्राम लिया, इससे नहीं मतलब है। चीनी का रेट निकालो, दर निकालो, तो 2 किलोग्राम का 60 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम का 30 रुपया। तो फरवरी में 30 रुपया हुआ प्रति किलोग्राम। हम लोग दर, चीनी का मूल्य जो है, रेट जो है ये निकाल रहे हैं। मार्च में 80 रुपया में 4 किलोग्राम लिया, तो चीनी का रेट क्या है, दर क्या है, 4 किलोग्राम का 80 रुपया, तो ये भी 20 रुपया हुआ। 20, 10, 30, 10, 40, रुक जाओ, 160 कारण है, कैसे हुआ 40। 4 किलोग्राम लिया मार्च में 160 रुपया में, तो 1 किलोग्राम 160 बटा 4, 40 रुपया। तो मार्च का क्या रेट था चीनी का, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर ले लो अप्रैल में लिया 50, 4 किलो ही लिया, ये 50 का 200 रुपया में लिया 4 किलोग्राम अप्रैल में। तो 4 किलोग्राम का दाम 200 रुपया, तो 1 किलोग्राम का दाम 200 बटा 4, 50 रुपया। तो अप्रैल का क्या रेट था चीनी का, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कोई पूछेगा चीनी के मूल्य में परिवर्तन का दर बतलावे, यानी चीनी के मूल्य में परिवर्तन तो हुआ है, तो परिवर्तन का दर यानी प्रति किलोग्राम परिवर्तन कितना हुआ। तो प्रति किलोग्राम देखो, प्रत्येक महीना में 10 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी एक समान वृद्धि हो रही है। तो परिवर्तन हुआ तो इसका दर बतलावे, यानी प्रति किलोग्राम में कितना परिवर्तन हुआ। तो 10 रुपया का परिवर्तन हुआ, यानी समान परिवर्तन हुआ। यहाँ पे दर का परिवर्तन क्यों नहीं दे सकते, चीनी के दर का परिवर्तन, चीनी के दर का परिवर्तन, चीनी के मूल्य के दर का परिवर्तन। परिवर्तन का दर, इसका अर्थ हुआ इकाई पर कितना परिवर्तन हो रहा है। इकाई का मतलब 1, यहाँ किलोग्राम लेंगे, जैसे परिवर्तन का दर, तो इकाई पर परिवर्तन, चाहे मूल्य हो या व्यक्ति हो। जैसे मान लो कोई प्राइवेट स्कूल खोला,
जनवरी में तो इसमें 5 लड़का आया स्टूडेंट, 5S ऐसे स्टूडेंट। फरवरी में आया मतलब 15 हो गया स्टूडेंट। फिर मार्च में हो गया तुमको 25 स्टूडेंट। अप्रैल में हो गया 35 स्टूडेंट। अब वहाँ के ऑनर से पूछा जाए आपके स्कूल में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक कुछ विद्यार्थी बढ़ गया है, तो विद्यार्थी की संख्या में परिवर्तन का दर कितना है? सिर्फ कहेंगे परिवर्तन कितना है, विद्यार्थी में कितना परिवर्तन है, तो जनवरी में खोला था 5 ठो, अप्रैल में 35 ठो हो गया, तो कहेगा 35 में से 5 घटाओ, 30 विद्यार्थी का परिवर्तन हो गया, 30 विद्यार्थी बढ़ गया। जब ये कहेगा परिवर्तन का दर क्या है, यानी प्रति मंथ कितना, एक महीना पर कितना बढ़ा प्रति मंथ, तो जनवरी से फरवरी के बीच में देखो 5 से 15 हुआ तो 10 बढ़ा। फिर फरवरी से मार्च देखो 15 से 25 हुआ, 10 बढ़ा। मार्च से अप्रैल देखो 25 से 35 हुआ, 10 बढ़ा। तो कहेंगे विद्यार्थी के बढ़ने का परिवर्तन का दर जो है, यानी विद्यार्थी की संख्या में परिवर्तन का दर प्रति मंथ 10 है, यानी 10 विद्यार्थी बढ़ रहा है। अचानक मार्च में 15 बढ़ जाता है, मार्च में 15, तो परिवर्तन तो हुआ, तो परिवर्तन असमान है, परिवर्तन का दर जो है असमान है। प्रति महीना जैसे जनवरी से फरवरी में 10 बढ़ा, फरवरी से मार्च में मान लो 15 बढ़ गया, तो परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन का दर असमान है। समान का क्या अर्थ हुआ, प्रति महीना 10 बढ़ता गया। असमान का किसी महीना में 10 बढ़ा, किसी महीना में 6 बढ़ा, किसी महीना में 15 बढ़ा, तो परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन का दर एक जैसा नहीं है, समान नहीं है। तो हाँ, तो चीनी के मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ, एक होता है परिवर्तन का दर क्या है। इसको समझ लेने से देखो, अब ये तुम लोग को अंतिम तक ही नहीं, ये साइंस है, इस पर सब कुछ आधारित है, समझा ना। इसको नहीं जानने का मतलब आगे मतलब मान करके चलो तुरंत कोई चीज़ होता है, साइंस में कुछ भी मानोगे तो वहीं से फुल स्टॉप, यानी कंसेप्ट बनबे नहीं करेगा। इसलिए इसको अच्छा से समझना है। एक होता है परिवर्तन चेंज, एक होता है परिवर्तन का दर, दोनों दो चीज़ है। अब कैसे है, तो ये एक सीधा सड़क है। दर का तो दर का दर का मतलब क्या हुआ, फिर जब तक नहीं समझोगे कुछ उदाहरण देखते जाओ। यहाँ पे लाइन में परिवर्तन का दर, तो दर का परिवर्तन होता है, तो दर का परिवर्तन लिखेंगे। आदमी की लंबाई होगा कि लंबाई का आदमी, वही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दर का सिर्फ दर को समझो क्या है। परिवर्तन जान रहा है, हाँ। जब परिवर्तन जान रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला ए से चलता है, बी तक आता है, फिर सी तक आता है, डी ई, अंतिम है उसका ई पर रुक जाता है। यहाँ से यहाँ मान लो 5 किलोमीटर की दूरी है, सबके बीच में 5-5 किलोमीटर की दूरी, समझा। अब यहाँ से यहाँ आने में इसको लगता है 1 मिनट, मोटरसाइकिल है तो चलो इसको 1 मिनट नहीं कह करके चलो ना, मतलब 1 मिनट लगता है ए से बी तक आने में। फिर बी से सी तक आने में 1 मिनट लगता है, सी से डी तक आने में भी 1 ही मिनट लगता है, डी से ई तक आने में 1 मिनट लगता है। मोटरसाइकिल की चाल जो है 300 किलोमीटर, बहुते बुझाता है, लेकिन फिर मानना ही है तो मान करके चलो। किसी मोटरसाइकिल की चाल एक ही दिशा में जा रहा है, दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वेग, मोटरसाइकिल का वेग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझा। इतना बड़ा उदाहरण नहीं, छोटा उदाहरण। ए से लेकर के बी तक 5 मीटर, ए से लेकर के बी तक कोई पिंड 1 सेकंड में आता है 5 मीटर, एस से सेकंड। फिर बी से सी तक जाता है, तुमको ये दूरी भी है 5 ही मीटर है, अब बी से सी तक भी 1 सेकंड में ही जाता है। इस तरह सी से डी तक ये भी 5 मीटर है, और ये भी सी से डी तक जाने में 1 सेकंड ही लगता है,
इसी तरह अंतिम मान लो ई तक आता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है और डी से ई तक जाने में 1 सेकंड लगता है। चलो बोलो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो इसका वेग क्या हुआ? एक निश्चित दिशा में कोई पिंड ए पर यहाँ कोई पिंड है जो चलना चालू करता है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में 5 मीटर। इसका मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड है उसका वेग। तो हम लोग लिखेंगे पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। समझ गया? तो उसके वेग में कहीं कोई बदलाव आ रहा है, बदल रहा है वेग, बोलो तो 5 मीटर प्रति सेकंड के ही रफ्तार से 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड है। ए से लेकर के ई तक आया तो उसके वेग में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। फिर अब एक और उदाहरण लो। कोई पिंड ए से बी तक 1 सेकंड में 5 मीटर आता है, बी से सी तक 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 7 मीटर जाता है। समझ गया? सी से डी तक 1 ही सेकंड में 9 मीटर जाता है, डी से ई तक 1 ही सेकंड में 11 मीटर, और इस तरह ई से ई एफ तक 1 ही सेकंड में 13 मीटर जाता है। तो बोलो तो इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ए बिंदु से चलना चालू किया, तो ए से बी तक उसका वेग प्रति सेकंड मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड है। जब बी पर गया तो बी से सी तक कितना हो गया वेग? अचानक बढ़ा दिया 7 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना बढ़ा? 1 सेकंड में 2 मीटर। यानी ई दोनों के ए से बी तक के बीच वृद्धि, वेग में वृद्धि कितनी हुई? 7 में से 5 घटाओ, 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे सेकंड। फिर सी से डी तक 1 सेकंड में 9 मीटर चला गया, तो बोलो तो इससे पहले 7 था, अब 1 सेकंड में 9 गया, तो 9 में से 7 गया 2, यानी यहाँ कितनी की वृद्धि हो गई? 2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हुई। फिर डी से ई तक गया तो 1 सेकंड में 11 चला गया, तो इससे पहले 9 मीटर प्रति सेकंड था, अब हो गया 11 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना का अंतर आया? 11 में से 9 घटाओ, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड का की वृद्धि हुई। फिर ई से एफ पर आया तो अगले 1 सेकंड में, इससे पहले 11 मीटर प्रति सेकंड था, अब हो गया 13 मीटर प्रति सेकंड। तो अगले 1 सेकंड में कितने की वृद्धि हुई? 13 में से 11 घटाओ, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रति सेकंड वेग में, यानी प्रति सेकंड का मतलब इकाई समय, इकाई समय में वेग में परिवर्तन में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? तो 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से उसके वेग में, मोटरसाइकिल के वेग में, या गाड़ी है तो गाड़ी के वेग में वृद्धि हो रही है। कहेंगे परिवर्तन, ये परिवर्तन वृद्धि मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये पंक्ति भी ठीक है ना? इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है कि हो रहा है? बोलो, हर हाल में हो रहा है। प्रति सेकंड कितना का परिवर्तन हो रहा है? तो 2 मीटर का परिवर्तन हो रहा है। अगर कहेगा परिवर्तन का दर क्या है, तो परिवर्तन का दर का अर्थ हुआ इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। डायरेक्ट परिवर्तन बोलेंगे तो यानी कि मतलब पूरा में कितना परिवर्तन है? कहेंगे बिंदु ए पर इसका वेग था, बिंदु ए पर था 5 मीटर प्रति सेकंड। अब कहेंगे बिंदु ई पर इसका हो गया यानी 13 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगा, तो बिंदु ई पर कितना हो गया? 13 मीटर प्रति सेकंड। तो कहेंगे ए से ई तक गया तो इसकी चाल, इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो 13 में से 5 घटाओ, 8 मीटर प्रति सेकंड का हो गया। अगर कहेगा परिवर्तन का दर क्या है, तो परिवर्तन का दर जो है इकाई पर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लो ए से बी तक गया तब 5 मीटर प्रति सेकंड था, तो 5 मीटर, और यहाँ गया तो 7 मीटर, फिर यहाँ गया तो अब हो गया 9 मीटर प्रति सेकंड, हो गया ना? तो ऐसी स्थिति में
इकाई समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ इकाई समय में, उसी को कहेंगे परिवर्तन का दर। प्रति सप्ताह चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, इसको कहेंगे प्रति ले लिए, यानी एक सप्ताह में, इस सप्ताह में 40 रुपये प्रति किलोग्राम, अगले सप्ताह में 50 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर अगले सप्ताह में 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम लोग कहेंगे चीनी तीसरे सप्ताह में चीनी का रेट कोई पूछेगा कैसे है, तो 60 किलोग्राम प्रति सप्ताह। कहेगा 2 सप्ताह पहले कितना था, तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो इसका मतलब कि 2 सप्ताह में कितना परिवर्तन हुआ, तो 60 में से 40 घटाओ 20 रुपया प्रति किलोग्राम। लेकिन कहेंगे परिवर्तन का दर बतलाइए, तो इसका मतलब प्रति सप्ताह, यानी प्रति सप्ताह 10 रुपये की वृद्धि प्रति किलोग्राम पर होती गई। तो यहाँ पर इकाई के साथ क्या समय का प्रयोग करेंगे? यहाँ करेंगे समय का प्रयोग। अगर देखा जाता है मतलब किस पर डिस्कशन कर रहे हो, जैसे कोई बोलेगा एक बैंक है जो कह रहा है हम 4% लेंगे सालाना, फिर अगले साल लेंगे 6% सालाना, फिर अगले साल लेंगे 8%। तो इकाई समय में, इकाई समय यहाँ 1 वर्ष हुआ ना, यानी प्रति वर्ष ब्याज में परिवर्तन का दर कितना, 2% का 4%, तब फिर बोले 8, यानी 4% का, फिर तीसरे वर्ष में 8 से 12%। तो यहाँ ब्याज में परिवर्तन का दर बोला जाएगा, क्योंकि ब्याज वाली बात चल रही है। अगर मान लो स्कूल का उदाहरण दिए थे, किसी स्कूल में जनवरी में उद्घाटन हुआ, वहाँ पर 100 विद्यार्थी था, फिर फरवरी में हो गया 25 ठो, 125, फिर अगले महीना मार्च में हो गया 150, अप्रैल में फिर 25 बढ़ गया 175, अप्रैल में हो गया 200। तो कोई कहेगा अप्रैल में आपके यहाँ 200 विद्यार्थी है, जनवरी में आए थे तो 100 था, तो सीधे कहेगा 200 माइनस 100, विद्यार्थियों की संख्या में 100 का परिवर्तन हुआ है। लेकिन परिवर्तन का दर पूछा जाएगा तो प्रति मंथ कितना हुआ, तो प्रति मंथ वृद्धि कितना का है, 25 विद्यार्थी प्रति मंथ का परिवर्तन होते गया। बोलो प्रति मंथ लगाए परिवर्तन का दर के लिए। हाँ, दर हमेशा इकाई पर निकलेगा, इकाई समय हो, इकाई के साथ क्या समय लेंगे। अब यहाँ तो समय की बात हुई, तो वेग में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, महीना के अनुसार विद्यार्थी बढ़ रहा है, तो परिवर्तन चीनी के मूल्य में सप्ताह के अनुसार हो रहा है, समझ रहे हो। तो टॉपिक कौन सा है, तो परिवर्तन का दर हमेशा 1 पर निकाला जाएगा, 1 दिन पर या 1 सप्ताह पर या 1 घंटे पर, समझ गया। परिवर्तन का दर 1 कैसे हुआ, 400 स्टूडेंट हुआ, उसमें 100 घटाएंगे तो परिवर्तन हुआ 300 और परिवर्तन का दर हुआ 100। जनवरी में 40 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, फरवरी में 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मार्च में 60 रुपये, अप्रैल मई तक का ये रेट दिया हुआ है। तो तुमको चीनी के मूल्य में बोलो परिवर्तन हो रहा है, तो चीनी के मूल्य में यहाँ परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। परिवर्तन का दर ज्ञात करने के लिए अंतिम महीने मई में चीनी का मूल्य कितना है, तो देखो चीनी का मई का मूल्य, एम से मई का मूल्य कितना है, 80 रुपये किलो, और जनवरी का 40 रुपये किलो है ना। जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 1 महीना, 1 2 3 4 महीना में 40 रुपये वाला चीनी हो गया 80 रुपये किलो, यानी 4 महीना में कितना का परिवर्तन हुआ, मई में 80 रुपये किलो है, जनवरी में 40 रुपया था, तो 80 में से 40 घटाओ, 40 रुपये की वृद्धि हो गई। तो हम लोग कहेंगे 4 महीने में चीनी के मूल्य में परिवर्तन कितना है, 40 रुपया है, इसीलिए 1 महीना में 40/4 रुपया होगा, कट करके कितना हो गया 10 रुपया, यानी 1 महीना पर निकाले तो कहेंगे प्रति महीना चीनी के मूल्य में 10 रुपया की वृद्धि हो रही है, यानी चीनी के मूल्य में परिवर्तन का दर 10 रुपये प्रति महीना है। 1 पर निकला, समझ गया परिवर्तन का दर, वही बतला रहे हैं।
अब देखो एक्सेलरेशन की परिभाषा, देखो एक लाइन की ही मात्र परिभाषा है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो वेग तो किसी पिंड का होगा, तो किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर उस पिंड का त्वरण कहलाता है, या सीधे बोलो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो एग्जाम्पल, बगैर एग्जाम्पल का कोई चीज होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर, इसका अर्थ हुआ मान लो कोई पिंड 5 मीटर हाँ बिंदु ए पर इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड किसी पिंड का, ठीक है। उस समय में कुछ टाइम हो रहा है, मान लो अच्छा चलो यहाँ से बी तक जाने में यहाँ पर इसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, शांत रहो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय तो लगा होगा। तो मान लो ये समय 6 सेकेंड, ए से बी तक जाने में 6 सेकेंड, एस से सेकेंड 6 सेकेंड लगा ए से बी तक जाने में। बिंदु ए पर उसका वेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद बी बिंदु पर उसका वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन की दर, इसका अर्थ होता है इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर। यहाँ पर वेग, इसमें तो समय के साथ मतलब वेग बदलता है या स्थिर रहता है। जब मोटरसाइकिल चलोगे या पैदले चलोगे तो चलने में समय लगेगा तब न दूरी तय होगी, इसमें तो दो मत नहीं है। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर का अर्थ हुआ इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होगा उसे ही वेग में परिवर्तन की दर कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। माना कि किसी पिंड का वेग बिंदु ए पर 10 मीटर प्रति सेकंड है और बिंदु बी पर 40 मीटर प्रति सेकंड है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में इसको 6 सेकंड लगा, तो इसके वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करे। तो चूंकि 6 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, देखो वेग में परिवर्तन पहले निकालो। तो इसमें दो बात आ रही है, ये शुरू में वेग था, ये अंतिम में हुआ। ध्यान दो, यहाँ बिंदु ए पर जो वेग था, यहाँ इसका बिंदु बी पर 6 सेकंड के बाद कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रारंभिक वेग है शुरू वाला, ये अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दो, यानी अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन निकालोगे ऐसे ही ना, लाभ निकालते हैं कितना में खरीदा कितना में बेचा। अधिक में बेचा तो उसमें से कम वाला भाव घटा दो, उतना लाभ हुआ। तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभ में कितना वेग था बिंदु ए पर? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो घट करके कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 30 मीटर प्रति सेकंड। किस बिंदु पर? बिंदु बी पर हुआ ना। कितने समय में हुआ? 6 सेकंड में। परिवर्तन की दर कहता है निकालने, यानी इकाई पर, एक पर इकाई। ये समय आएगा यहाँ, तो लिखेंगे चूंकि 6 सेकंड में वेग में परिवर्तन 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसीलिए इकाई समय में। तो 30 मीटर प्रति सेकंड बटा 6 सेकंड होगा। इसको समझा? 6 पंचे 30। अब ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। देखो फिर बटा में सेकंड आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये है वास्तव में 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। ये एस भी नीचे में ही है, सेकंड गुने सेकंड। तो 5 मीटर बटा के लिए प्रति, एस गुने एस, एस स्क्वायर। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। कहेंगे इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सॉरी, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। या वेग में इकाई समय जब बोल दोगे तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। या इकाई समय का प्रयोग नहीं करोगे तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। परिवर्तन की दर का अर्थ इकाई पर निकालो। समझ गया? तो इसकी एक दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? या
इकाई समय में वेग में परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। इकाई समय में वेग में परिवर्तन कुछ न कुछ हुआ होगा। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब इसमें दो तरह की बात आती है। इकाई समय में जब ये निकाला जाएगा, इसका मतलब जैसे मान लो ये कोई सीधा मार्ग है, इसके बिंदु ए पर और बिंदु बी पर लो। बिंदु ए पर किसी पिंड का उस समय में वेग था 4 मीटर प्रति सेकेंड, समझा। और यहाँ पर हो गया 5 सेकेंड, ऐसे सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसका यहाँ पर हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। तो अब इकाई समय में निकालो, 5 सेकेंड ए से बी तक गया तो समय लगा 5 सेकेंड, और तब हो गया इसका 40 मीटर प्रति सेकेंड। बी पे पहुंचा 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वहाँ पर पहुँचा तो उस समय उसका वेग था 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब पीछे कहाँ पर ये वेग हो गया उसको गोली मारो, समय कितना लगा 5 सेकेंड। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों को इकाई समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को न त्वरण कहते हैं। तो इकाई समय में परिवर्तन निकालो तो 5 सेकेंड में कितना परिवर्तन हुआ, 5 सेकेंड में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 5 सेकेंड में वेग में परिवर्तन क्या हुआ। तो अंतिम वेग यहाँ पर है 40 मीटर प्रति सेकेंड, जहाँ हमको निकालना है ये अंतिम वेग है। तो 40 मतलब लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभ में कितना था, यानी प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है बिंदु बी पर 40 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस प्रारंभिक वेग यहाँ पर बिंदु ए से मतलब चला है तो उस समय 4 मीटर प्रति सेकेंड था, तो ये है 4 मीटर प्रति सेकेंड बराबर कितना हो गया, 40 में 4 गया, इसको 6 सेकेंड कर दो तो सीधा आंसर आएगा। तो 36 मीटर प्रति सेकेंड। तो 6 सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, 36 मीटर प्रति सेकेंड का हो गया, नहीं हो गया। तो लिखेंगे चूंकि 6 सेकेंड में वेग में परिवर्तन 36 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, इसीलिए इकाई समय में 36 मीटर प्रति सेकेंड बटा 6 सेकेंड। ये कट गया 6 के 36, ये आएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी इकाई समय में कितना परिवर्तन हुआ, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 6 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ था 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो 1 मीटर के बाद यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड के बाद इसका हो जाएगा 4 से 6 मीटर प्रति सेकेंड इस बिंदु पर। आगे वाला फिर 1 सेकेंड में हो जाएगा कितना बोलो, 4 से यहाँ पर प्रति सेकेंड कितना परिवर्तन हो रहा है, 6 मीटर प्रति सेकेंड का, 4 6 10 मीटर, 1 सेकेंड के बाद हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में 10 6 16 मीटर प्रति सेकेंड, फिर एक अगले सेकेंड में 16 6 22 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह होते होते 6 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। परिवर्तन की दर का अर्थ हुआ इकाई समय में परिवर्तन। लेकिन दर समान होना चाहिए, जरूरी नहीं है, समान अंतर, समान त्वरण असमान त्वरण बतलाएंगे ना तो इसी में क्लियर हो जाएगा। इसको समझ गया। अब ये चीज ध्यान दो, बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग हम लोग लिए, अब बिंदु बी पर निकालना है तो हम लोग के लिए अंतिम वेग हुआ ना। तो अंतिम वेग को हम लोग भी कहेंगे, याद रखना। अंतिम वेग के लिए भी का प्रयोग करेंगे, प्रारंभिक वेग के लिए यू का प्रयोग करेंगे, समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे। याद रहेगी बात, यू कहेंगे तो समझ जाना प्रारंभ में क्या वेग था, क्या होता है जो भी होता है फिलहाल वो मान लिया गया है। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू कहेंगे, समय के लिए टी, टाइम, टी का प्रयोग करेंगे, अंतिम वेग को हम लोग भी कहेंगे। अब जो प्रयोग करेंगे तो ये भी मान लो, चलो लिखिए देते हैं।
इस पर फार्मूला बनता है। टॉपिक लंबा हो रहा है, अलग बात है, लेकिन समझ रहे हो ना। अब मान लो ये जब ये वेग की चर्चा होगी तो इसका मतलब एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है वेग, है ना, इकाई समय में। तो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर हम लोग लेते हैं। कोई पिंड, किसी पिंड का बिंदु ए पर वेग था प्रारंभिक वेग u, समझ गया, और ए से बी तक जाने में कुछ समय तो लगेगा। तो यहाँ पर इसका वेग हो गया v, और कितना समय लगा, तो t समय लगा। अब समय का मान यहाँ t समय लगा, t का मान 1 ले लो और समय का यूनिट ले लो सेकंड, तो या तो 1 सेकंड लगा, है ना, या t का मान 10 ले लो तो 10 सेकंड लगा। समय के लिए सेकंड से बड़ा मिनट भी ले सकते हो, घंटा भी ले सकते हो, तो इतना ही लिखेंगे। माना कि कोई पिंड, किसी पिंड का ए पर प्रारंभिक वेग u था, समझा, और t समय के बाद बिंदु b पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो माना कि किसी पिंड का बिंदु a पर प्रारंभिक वेग बराबर u तथा बिंदु b पर अंतिम वेग बराबर v, a से b तक जाने में, a से b तक जाने में लगा समय t। बोलो, इसको मान लिया है ये सब। तो t समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ बोलो तो। मान लो ये 10 सेकंड, t समय को 10 सेकंड, इसको मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड, इसको मान लो 60 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे बात को। तो t समय में वेग में परिवर्तन, यानी 10 सेकंड में वेग में परिवर्तन 60 मीटर प्रति सेकंड माइनस 30 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। तो इसको अब हम लोग माने हैं, तो t समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ जब बिंदु b पर है, तो अतः t समय में वेग में परिवर्तन, चलो बोलो, बराबर v माइनस u नहीं हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। झूठे हम यहाँ नहीं मिलाओ, होगा ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है, v माइनस u। इसका अर्थ हुआ t समय में वेग में परिवर्तन v माइनस u है। बोलो, तो लिख सकते हैं, चूंकि t समय में वेग में परिवर्तन v माइनस u है, इसीलिए इकाई समय में कितना होगा, v माइनस u बटा t होगा। और इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन तो ये हुआ, तो यही ना त्वरण है, यानी त्वरण बराबर v माइनस u बाय t होगा। इसलिए त्वरण बराबर v माइनस u बाय t। त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन a से व्यक्त करेंगे, समझा। त्वरण के लिए इसका इंग्लिश होता है एक्सेलरेशन, तो छोटका a से इसको व्यक्त करेंगे, यानी a बराबर v माइनस u बाय t। अब ये हो गया तुमको फार्मूला। तो a हुआ क्या, एक्सेलरेशन त्वरण बराबर अंतिम वेग v से अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो वो कैसे कैलकुलेशन होगा, इसको उतार लो, लिख देते हैं। अब 2 मिनट बच गया मात्र। तो ये हम लोग को इक्वेशन प्राप्त हुआ, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस पर हिसाब बनाना है, इसी फॉर्मूला पर आप आगे देखो मतलब क्या क्या बनने लगता है, बटा समय, यानी a बराबर v माइनस u बाय t। ये हो गया मेन फार्मूला। कैसे फार्मूला तैयार हुआ सो समझा। और इस पर देखो अब फार्मूला, अब इक्वेशन तो आता ही है, बेस ऑफ अलजेब्रा 43 पार्ट पढ़ा दिए हैं। टंस, ये टंस तो सब कुछ टंस। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, at बराबर v माइनस u, और v माइनस u को पहले लिख सकते हैं बराबर at, और v बराबर u आगे जाएगा तो प्लस u
प्लस ए टी, यानी भी, इसलिए भी बराबर यू प्लस ए टी। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ त्वरण गुने समय। ये तो एक ओरिजिनल आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। सब आ जाएगा। तो भी बराबर यू प्लस ए टी। तो अब बच गया, मतलब इसको अच्छी तरह समझा कि नहीं ये बोलो। समझ तो इसको उतारो। अब त्वरण का एसआई यूनिट बतला देते हैं, 2 मिनट का चीज़ है। त्वरण का एसआई मात्रक, तो किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक। अच्छा ये बोलो, एसआई मात्रक से पहले त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एक निश्चित दिशा में। तो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर। सदिश राशि का इंग्लिश वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश एक निश्चित होगा ना? हाँ। तो कोष्ठ में लिख देते हैं त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, समझा? अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो फार्मूला क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, और कैपिटल ए नहीं लिख देना, ए का एसआई यूनिट बराबर भी का एसआई यूनिट माइनस यू का एसआई यूनिट बटा ये बोलो, रुपया में से रुपया घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? रुपया में से रुपया घटाएंगे तो रुपया कट जाएगा। 10 रुपया में से 6 रुपया घटाओ, हाँ, तो प्लस 4 रुपया, 4 रुपया, यानी 4 रुपया आएगा ना। तो रुपया में से रुपया घटाएंगे तो रुपया आएगा। हम ये कहना चाहते हैं, रुपया में से रुपया घटाएंगे तो रुपया आएगा। रुपया के पीछे प्लस है और रुपया के अरे पीछे 10 रुपया में से तू 6 रुपया घटाओगे तो 4 मीटर नहीं ना आएगा, 4 रुपये न बचेगा। पाँच आदमी में से 2 आदमी घटाओ तो आंसर क्या आएगा? आदमीय में ना, आदमी में से आदमी घटाओगे तो आदमीय में ना आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भी अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो मीटर प्रति सेकेंड में से मीटर प्रति सेकेंड घटाओगे तो रिजल्ट मीटर प्रति सेकेंड नहीं आएगा कि दूसरा कुछ आएगा? मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो हम लोग इसके यूनिट एसआई यूनिट भी, यानी वेग का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड है। तो मीटर प्रति सेकेंड एक अधिक रहेगा, एक कम रहेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में से मीटर प्रति सेकेंड घटाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर वाला को मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट होगा ना, माइनस मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में से मीटर प्रति सेकेंड घटा करके मीटर प्रति सेकेंड आएगा, बोलो बट्टा। इसमें शंका नहीं होगा कभी। और समय का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है ना, तो मीटर प्रति के लिए बट्टा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब ध्यान देते जाओ, इसको फिर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड गुने 1 बटा सेकेंड लिख सकते हैं, बोलो। फिर इसको मीटर बटा सेकेंड गुने 1/s लिख सकते हैं सेकेंड। तो बराबर कितना हो गया? m गुने 1 m, s गुने s, s स्क्वायर बराबर m, अब बटा के लिए प्रति s स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? इसलिए तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या निकला? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से तुम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, अब सीधे कहेंगे a बराबर v माइनस यू बाई टी बोलो, या u बराबर सॉरी v बराबर यू टी ए प्लस यू टी, जो बतलाए हैं इसको याद रखना है। फार्मूला कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब हमको नहीं लगता है कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा। v बराबर a प्लस यू टी कहाँ होगा? u माइनस ए टी होगा। हाँ, ए टी इधर चला गया u, तो अब ये बतलाए थे ना, ए टी और u, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये सब भी बतला दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का टॉपिक